नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण का टॉपिक वर्ण विचार। वर्ण विचार में इसका पहला भाग स्वर आपको पढ़ा दिया है। आज हम दूसरा टॉपिक इसका शुरू करेंगे, व्यंजन। वर्णों के बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। वर्ण भाषा की, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। व्यंजन स्वर किसे कहते हैं? वे अक्षर या वर्ण जो अपने मुंह से बिना किसी को स्पर्श किए, बिना किसी रुकावट के सीधे बोले जाते हैं, वे स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन इसका ठीक विपरीत है कि वे अक्षर जिनको बोलने पर अपने अंदर स्पर्श होता हो, घर्षण होता हो और वो कई बाधाओं के बाद वो अपने मुख से बाहर निकलते हो, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। तो आज का टॉपिक है अपना व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन क्या होते हैं? तो इसमें जो परिभाषा मैंने आपको बता दी, इसके बाद आते हैं व्यंजन कितने होते हैं। वर्णमाला में कुल जो व्यंजन होते हैं उनकी संख्या 33 मानी जाती है। मूल व्यंजन 33 होते हैं, बाकी कुल व्यंजन वो आपको बताया जाएगा। व्यंजनों में मैं सबसे पहले इनका वर्गीकरण करता हूं। मैं वर्गीकरण में जो आपके जो मूल व्यंजन है, ये कै वर्ग बोलेगी इसको, जिसमें 5 वर्ण है। ये च वर्ग है। तीसरा ड वर्ग है, ट वर्ग। चौथा है फिर प वर्ग, प फ ब भ म, ये र ल व स सॉरी स है। ये कुल 33 मूल व्यंजन होते हैं जिनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। ये व्यंजन अगर अपन शुद्ध रूप से इनको देखें तो अभी ये व्यंजन नहीं है। इनमें अभी स्वरों का जो है मिलाप है। स्वरों को अलग करने के बाद ये सभी आधे इनके नीचे हलंत लगा देंगे, तो ये सभी के सभी जो व्यंजन है वो अपने मूल रूप में आ जाएंगे। अब इन व्यंजनों में हमने क्या किया है, स्वर को अलग कर दिया है। क्योंकि मैंने पहले बताया था कि स्वर को किसी दूसरे अक्षर की वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि व्यंजन, सभी व्यंजन स्वरों के मेल से ये अपना रूप लेते हैं। इनमें मैंने स्वर जितने भी थे उनको अलग कर दिया है। अब ये आपके पास आधा क, इस क को पूरा करने के लिए ये जो क है, ये आधा क है। इस क में क्या मिलाएंगे अपन? स्वर मिलाएंगे, तब ये आपके पास पूरा क होगा। ये प आधा प है, इस आधे प में ए मिलाएंगे, तब ये आपके पास पूरा प बनेगा। इसलिए ये आधे आधे अक्षर है,
ये आपके सामने व्यंजन है। मैंने आपके सामने 33 व्यंजन लिखे हैं, इनका वर्गीकरण अपन करते हैं। सबसे पहले क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग और प वर्ग, ये हैं 25। इनको बोलते हैं अपन स्पर्श व्यंजन। ये हैं स्पर्श व्यंजन। इन वर्णों को बोलने के लिए ये अपने शरीर में कई जगह पे स्पर्श करते हैं, इसलिए हम इन्हें स्पर्श व्यंजनों की संज्ञा देते हैं। और ये स्पर्श व्यंजन हैं जो मात्रा में कुल होते हैं 25। 25 स्पर्श व्यंजन है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। एक वर्ग में 5 अक्षर है। और वर्ग में क्यों बोल रहा हूं, इसे क वर्ग क्यों बोल रहा हूं, च वर्ग क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगला जो आपका टॉपिक होगा वो होगा संधि का। और संधि में विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। इन व्यंजन संधि में ये वर्गों के हिसाब से काम आएंगे, इसलिए मैं इनको क वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग की संज्ञा में इनको दे रहा हूं। तो ये वर्ग टोटल मिला के होते हैं अपने 25, जिन्हें बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। इनके बाद में आते हैं ये, र, ल, व। ये, र, ल, व, इनको अगर आप शुद्ध रूप से देखें हिंदी में तो ये ठीक है, लेकिन संस्कृत भाषा में ये व यहाँ पे आता है। ये, व, र और ल। व का प्रयोग पहले होता है, लेकिन हिंदी में ये अभी शुद्ध रूप से है। ये, र, ल, व, इन्हें बोलते हैं हम अंतस्थ व्यंजन। ये हैं अंतस्थ व्यंजन, जिनकी संख्या 4 होती है। ये, र, ल और व। इसके बाद है श, श, स और है। तीनों से है। इनका उच्चारण वैसे समान रूप से देखा जाता है, लेकिन बोलने में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। जो बहुत कम लोग हैं जो इनके उच्चारण को सही से बोल पाते हैं। श, श, स और है, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि इनको बोलते समय अपने मुंह से एक गर्म हवा बाहर निकलती है, एक अलग ही ध्वनि के साथ में जो हवा है बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन। और ये भी संख्या में 4 होते हैं। इस प्रकार आपके जो कुल व्यंजन है, मूल व्यंजन है, वो मूल व्यंजन है अपने 25 और 29 और 4 33। मूल व्यंजन हो गए 33। 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ही ऊष्म व्यंजन। ये तो कुल मिला के आपके पास हो गए हैं 33 व्यंजन। इसके बाद इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं अक्षरों को, इसी में टॉपिक आता है आपका 3 अक्षर और है, क्ष, त्र, त्र, घे और श्री वाला श्र। ये 4 है। इन चारों को बोलते हैं हम, ये मूल वर्ण नहीं माने जाते हैं। इन्हें ये किसी ने इन्हीं में से जो व्यंजन है उन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर ये बने हैं, इसलिए इन्हें बोला गया है संयुक्त व्यंजन। इन्हें संयुक्त व्यंजन की संज्ञा दी गई है, क्योंकि ये जो वर्ण है अपने सामने, ये 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने हुए हैं। तो इसमें जो पहला है आपके वो है क्ष। ये आधा क और पूरा श, ये इससे बना है आपके क्ष। इसके बाद त्र, इसमें आधा त
धन पूरा रह, ये अक्सर लोग इसको लिखने में गलती करते हैं। ये होगा आधा जय और ये होता है जय, और श्री वाले में आधा से और पूरा रह। कई बार क्या होता है बच्चों, परीक्षा में जो वैकल्पिक आपके पास प्रश्न आते हैं उनमें इनके कुछ अलग परिवर्तन, जैसे ये जो है इसके अलावा इसका जो एक ग्रुप होता है वो आधा क धन आधा से धन ए, ये भी कहीं कहीं आता है। यहाँ पर पूरा से था, उस से में से हमने स्वर को बाहर निकाल दिया, तो ये आपके सामने आधा व्यंजन हो गया और ए हो गया। ये भी आपका क्षय है और ये भी क्षय है। ऑप्शन में कई बार ये नहीं आके अगर ये आ जाए तो आपको उसका आंसर देना है। इसी प्रकार ये आ जाए तयादा धन रयादा धन ए, तो ये आपके इस प्रकार भी आ सकते हैं। तो संयुक्त जो व्यंजन है वो होते हैं 4। अब आपके पास जो व्यंजन की संख्या कितनी हो गई, 37। मूल व्यंजन अपने पास हो गए 37। इन्हीं व्यंजनों का अलग अलग भाग और है। इसके बाद इनके जो टुकड़े हैं वो अपने किए गए हैं अल्प प्राण और महाप्राण। पहले मैं बताऊं आपको, अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। अब नाम देखो, अल्प प्राण और महाप्राण, जैसे नाम से ही दिखाई दे रहा है। अल्प का मतलब होता है कम, महा का मतलब होता है ज्यादा। तो अल्प प्राण वे वर्ण जिनमें प्राण जान कम होती है, अर्थात जिनको बोलने पे कम समय लगे, लोड थोड़ा कम पड़े, उन्हें बोलते हैं अल्प प्राण। और अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का प्रथम तृतीय और पंचम व्यंजन हो। मैंने आपको बताया वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, इन सभी वर्गों का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर ये आते हैं आपके अल्प प्राण में। जैसे पहला व्यंजन मतलब क वर्ग की बात करें तो क वर्ग पहला मतलब क, तीसरा हो गया ग और पांचवा हो गया नहीं है। ये तीनों के तीनों इसी प्रकार च वर्ग में च ज ई, इसी प्रकार ट वर्ग में ट ड, ये आपके होते हैं। इसी प्रकार त वर्ग में त द और न, पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर। इसी के साथ में सभी अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और एक हो गया है, ये सभी आपके अल्प प्राण में, अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर, और सभी अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से थे, य, र, ल और व, ये चारों के चारों व्यंजन, और लास्ट में आपका है। ये सभी चीजें आती है आपकी अल्प प्राण में। इसके बाद में महाप्राण, अब महाप्राण में कौन कौन चीजें बच गई, देखो आप, प्रत्येक वर्ग का
प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर। महाप्राण में प्रत्येक वर्ग क वर्ग का दूसरा और चौथा, ख से खरगोश और घ से घड़ी, ये आते हैं आपके। जैसे क वर्ग की बात करें तो ख और घ, छ वर्ग की बात करें छ और झ, ट वर्ग की बात करेंगे ठ ड, त वर्ग में आ जाएगा थ और ध, और प वर्ग में आ जाएगा फ और भ। इसी के साथ में श और श, ये तीनों भी आपके महाप्राण में माने जाते हैं। तो ये आपका जो वर्गीकरण था वो दो प्रकार से मैंने किया है, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर आएगा, साथ में सारे अंतस्थ व्यंजन आएंगे और है आएगा। इसके बाद महाप्राण, महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर आएगा और चौथा अक्षर आएगा, और साथ में आएंगे स और स, तीनों स जिनको उष्म व्यंजन कहते हैं। उष्म व्यंजन का है अपने अल्प प्राण में कर दिया, बाकी तीनों की तीनों जो उष्म व्यंजन है वो आपके महाप्राण में आएंगे। इसके बाद में दो टुकड़े और होते हैं, घोष और अघोष। घोष जिसको आप सघोष बोलते हो, इसमें आप देखिए घोष, इसको अपन सघोष भी बोलते हैं। एक होता है अघोष, घोष व्यंजन या सघोष व्यंजन, और इसका विपरीत होता है अघोष व्यंजन। इसमें प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय व्यंजन अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन में दो प्रत्येक वर्ग में पहला और दूसरा व्यंजन है वो आएगा, और साथ में जैसे मैं बात करूं क वर्ग की, तो पहला तो हो गया क से कबूतर और दूसरा हो गया खरगोश। इसी प्रकार च वर्ग में च और छ, अर्थात प्रत्येक वर्ग में जो पांचों वर्ग है अपने पास, प्रत्येक पांचों वर्ग में पहला और दूसरा जो अक्षर होता है वो आएगा आपके अघोष में, और अघोष के साथ में स और स, ये तीनों के तीनों जो स है वो अघोष में आएंगे। अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, ये सारी की सारी चीजें हैं, ये आपके संधि में बहुत काम में आएगी, इसलिए इनको ध्यान से आप देखिए। अघोष व्यंजन मैंने बताया आपको, प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, साथ में स, श और श। इसके बाद है घोष या सघोष, इसमें आएंगे प्रत्येक वर्ग कौन सा बच गया, तीसरा, चौथा और पांचवा। इसको मैं नीचे लिख देता हूं, घोष या
सगोश। इनमें कौन से आएंगे? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। घोष अर्थात सगोश, इनमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा ये व्यंजन इसमें आएंगे। साथ में आएंगे इसमें सभी के सभी जो अंतस्थ व्यंजन है वो। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व, ये चारों के चारों जो व्यंजन है वो घोष में आएंगे। बाकी तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन घोष में आएगा। पहला और दूसरा व्यंजन अघोष में आएगा। ये घोष और अघोष। इसके बाद में अब जैसे स्वर तंत्र थे वैसे व्यंजन तंत्र, जिनको व्यंजनों में बोलते हैं उच्चारण स्थान। तो अपने व्यंजनों में अलग अलग उच्चारण स्थान हैं। कौन कौन से हैं? उच्चारण स्थान, जितने भी जो व्यंजन है, स्वर है, उन सब का होता है उच्चारण स्थान। जो मैंने स्वरों में आपको बढ़ाया था कि बोलने के लिए अपने जो जो वर्ण है वो अपने मुख में कहाँ कहाँ स्पर्श करते हैं, वो सारे के सारे उच्चारण स्थानों में आते हैं। तो मैंने आपको पहला बताया था, इसमें आपके पहला जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ के द्वारा कंठे। दूसरा मैंने बताया था तालु में तालु या तालव्य। तीसरा था मूर्धा या मूर्धन्य। चौथा है दंत और पांचवा है ओष्ठ। ये है 5 उच्चारण स्थान। किस किस व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन कौन सा है उसको एक बार आप देखिए। सबसे सरल है, जैसे पहला है कंठे, तो जैसे जैसे वर्ग है वैसे वैसे इनका भी वर्गीकरण किया गया है। पहला है कंठे और पहला वर्ग है आपका क वर्ग। क वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठे। पूरा का पूरा क वर्ग है वो कंठ, गले पे स्पर्श करती है। जो ये जो आपके जो बोलने पर जो अपनी हवा है वो घर्षण करती है कंठों में। क, ख, ग, घ। बोल के देखिए। इसके बाद में तालु में होता है दूसरा व्यंजन च वर्ग। च वर्ग को आप बोलेंगे तो आपकी जो जीभ है वो तालवा, जो ऊपर अपन तालवा बोलते हैं, उस तालवे के जाकर आपकी जीभ स्पर्श करती है, इसलिए हम बोलते हैं इनको तालव्य व्यंजन। च आप बोल के देखिए। च, छ, ज, झ, य। तो ये इन पांचों को बोलने के लिए आपकी जीभ है वो तालवे को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें तालव्य व्यंजन कहा जाता है। इनका जो उच्चारण स्थान है वो तालव्य व्यंजनों में आता है। इसके बाद है मूर्धा। मूर्धा में आता है ट वर्ग। ट वर्ग को आप बोलोगे, मूर्धा का मतलब होता है कि आपकी जीभ तालवे के टकराकर बहुत जोरदार या तेज वापस वो गोल होके वो आपकी जीभ वापस नीचे आएगी। तालवे के टकराकर वापस जैसे मान लो पलटी मारे वो उस रूप में आपकी जीभ वापस आएगी। ट वर्ग ट, ठ,
डे डे बोलने पे आपको अच्छी तरह मालूम चल जाएगा कि आपकी जीभ है वो कहां कहां टकरा रही है। टे ठे डे ढे ये है। इसके बाद है तय, दंते में आएगा तय वर्ग, नाम से ही मालूम चलता है ऐसे वर्ण व्यंजन जिनको बोलने पे आपकी जीभ कहाँ पे आएगी, दांतों के बीच में आ जाएगी या दांतों को स्पर्श करेगी, उन्हें बोलते हैं स्पर्श व्यंजन दंते। जैसे त है त, थ, द, ध, न, इन सब को बोलने के लिए आपकी जीभ को दांतों को स्पर्श करना ही पड़ रहा है, इसलिए ये आपके दंते में जाएंगे। इनका जो उच्चारण स्थान है वो दंते होगा। इसके बाद है ओष्ठ, जो आपके स्वरों में भी आया था, ऐसे व्यंजन जिनको बोलते समय आपके होठ बिल्कुल ज़्यादा काम में आते हैं, बिना होठों के आप इनको नहीं बोल सकते, और जिनको बोलने पे आपकी जीभ आपस में स्पर्श करती है, वो है प वर्ग। प प फ ब, बिना होठों को स्पर्श किए आप इस प वर्ग को नहीं बोल सकते। प फ ब भ और मैं, ये पांचों के 500 जो आपके वर्ण है, इन वर्णों का उच्चारण स्थान माना जाता है ओष्ठ। होठों के स्पर्श करने से इनकी ध्वनि बाहर निकलती है। ये आपके 25 स्पर्श व्यंजन हो गए। इसके बाद में आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? ये, र, ल, व। इसके लिए आप कंठे को छोड़ दीजिए, उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा ये, इस पे आ जाएगा र, इस पे आ जाएगा ल, और इस पे आ जाएगा व। तालु में डाल दिया ये को, मूर्धा में र, दंते में ल, ओष्ठे में व। अंतस्थ व्यंजन हो गए। अब है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों में आते हैं आपके श, श और है। तो है को डाल दो आप कंठे में। इसके बाद में श और स, तीनों से एक सलगम वाला तालव्य में, षटकोण वाला मूर्धा में, और स्लेट वाला दंते में, ये इनका उच्चारण स्थान हो गया है। एक बार मैं आपको दोबारा बताता हूँ। कंठे का जो उच्चारण स्थान है, कंठे में आते हैं क वर्ग और है। तालव्य में आते हैं च वर्ग में, जिसमें च, छ, ज, ज, न, ये और स, ये आते हैं तालव्य में। इसके बाद है मूर्धा, मूर्धन्य। इस मूर्धन्य में आएंगे ट वर्ग पूरा, र और स। इसके बाद है चौथा है दंते। दंते में आएगा त वर्ग, त, थ, द, द, न, ल और स। ओष्ठ में जिनको होठों की आवश्यकता, होठ आपस में स्पर्श करते हैं, प वर्ग, प वर्ग के साथ में आएगा व। ये हो गया आपके उच्चारण स्थान। व्यंजनों में व्यंजन का वर्गीकरण बता दिया मैंने, एक बार दोबारा रिवीजन करा रहा हूं मैं। पहले स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, जिसमें 5 वर्ग आते हैं। 5 वर्गों में कुल हो गए 25। ये रेलवे जो होते हैं 4 अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं इनको। उसमें व्यंजन बोलते हैं स है, ये उसमें व्यंजन है। इसके बाद में क्षेत्र, घे और श्री वाला श्र, ये 2 व्यंजनों के मेल से बनता है, योग से बनता है, इसलिए इन्हें अपन संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। क्ष में आता है आधा क और पूरा श, त्र में आता है आधा त और पूरा र, गे में आता है जे और ये, श्र में आता है सलगम वाला
और र पूरा, ये है आपके संयुक्त व्यंजन। इनके बाद में अल्प प्राण और महाप्राण, जिनको बोलने में कम समय लगे, जिनमें कम दबाव पड़े, वो अल्प प्राण, प्रथम अक्षर, तृतीय अक्षर और पंचम अक्षर, ये आपके अल्प प्राण में आते हैं। अब यहाँ पे कई कई पुस्तकों में ये अंतस्थ व्यंजन यहाँ पे नहीं बताए गए हैं, केवल प्रथम, तृतीय और पंचम अक्षर ही माने गए। क वर्ग का जिसे मान लो क, ग और है, पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर प्रत्येक वर्ग का। महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर, जैसे ख, ग, छ, ज, ठ, ड, थ, द, फ और भ। और इसके बाद में ये जिनको आप ऊष्म व्यंजन बोलते हैं, ये आपके इसमें आते हैं। इसके बाद में थे घोष और अघोष, पहला अक्षर, दूसरा अक्षर और ऊष्म व्यंजन, ये आते हैं आपके अघोष में। और अघोष में तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर, पांचवा अक्षर और सारे अंतस्थ व्यंजन और है वो आता आपके सघोष व्यंजनों में। इसके बाद उच्चारण स्थानों में पहला था कंठे, तालव्य, मूर्धा, दंता और ओष्ठे। ये आपके जो व्यंजन करीब पूरे हो गए, प्रत्येक को आप ध्यान से पढ़िए। इसके बाद अपन कुछ प्रश्नों की बात करते हैं। पहला प्रश्न है, ये र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है? किस वर्ग का व्यंजन है ये र, ल, व? तो तालव्य में कौन कौन से हैं? तालव्य में सारे नहीं आ सकते। तालव्य में केवल कौन सा आता है? केवल ये आता है, ठीक है, पूरे नहीं आते। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से थे? श और श, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं है। अंतस्थ व्यंजन, ये र, ल, व से क्या बोलेंगे? अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा व्यंजन तालव्य है? तालव्य मतलब तालव्य के द्वारा बोला जाए। तालव्य, पहला कंठ था, दूसरा तालव्य था, ध, घ, ये और ढ। ध किस में आता है? तय वर्ग में, त, ध। और तय वर्ग आता है दंते में, तो ये भी नहीं होगा। घ आता है क वर्ग में और क वर्ग आता है कंठे में, तो ये भी नहीं होगा। ये आएगा आपके तालव्य में, ये आएगा तालव्य में। ये का उच्चारण स्थान होता है तालव्य और त, ध, ये दंते उसमें आएगा मूर्धा में। तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा व्यंजन मूर्धन्य नहीं है? मूर्धा में कौन कौन से आते हैं? ट वर्ग पूरा और र और स, ये आते हैं। तो मूर्धन्य में ये से ये आ गए। तो ट वर्ग में तो ट आ गया, श भी आ गया और ट वर्ग का लास्ट में अक्षर अणे भी आ गया। तो यहां पे कौन सा बचता है? ल। और ल होता है दंते, ठीक है। तो मूर्धन्य कौन सा नहीं है? ल नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? ओष्ठ्य होठों के द्वारा नहीं है, तो प वर्ग पूरा का पूरा ओष्ठ्य है, तो इसका उत्तर ये भी नहीं आएगा। च वर्ग कौन सा है?
च वर्ग है तालव्य, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चालव्य। प फ ब भी आपका प वर्ग में आ गया और मैं भी आपका प वर्ग में आ गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 5वां, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? उच्चारण स्थान, इस पे आप गौर करेंगे। उच्चारण स्थान कौन सा है घ का? घ कौन से में आता है? क वर्ग में, और क वर्ग क्या होगा? कंठ है। क वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ, और एक है क वर्ग और एक है का भी होता है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है क्ष वर्ण किसके योग से बना है? ये क्ष है, इन्हें बोलते हैं क्या? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन है, किसके योग से मिलकर बनता है? क और क्ष। ये भी नहीं आएगा। आधा क और पूरा स, ये आ सकता है। क और च, ये भी नहीं आएगा। क और स, ये भी नहीं आएगा। तो उत्तर हो गया क और आधा स। यहाँ मैंने बताया था क आधा क आधा स और ए, ये आ जाए तो ये भी इसका उत्तर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द के आरंभ में संयुक्त व्यंजन है? किस शब्द के आरंभ में संयुक्त व्यंजन होता है? जहां पर कितने व्यंजन हो? 2 व्यंजन हो। जहां पर 2 व्यंजन कहाँ होंगे? जब एक व्यंजन आपका आधे रूप में दिखाई देगा। तो पहला आधा, पहला वर्ड आधा स है, पूरा है, तो ये इसका उत्तर आ जाएगा, क्योंकि इसमें पहला अक्षर आधा नहीं है। इसमें भी जो संयुक्त व्यंजन है वो आरंभ में और कहाँ पर है? अंत में है। इसमें भी संयुक्त व्यंजन अंत में है और इसमें संयुक्त व्यंजन मध्य में है। तो यहाँ पर आपका स्पर्श व्यंजन है वो, सॉरी संयुक्त व्यंजन वो प्रारंभ में है। तो ये क्वेश्चन है, आप इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ेंगे। व्यंजन आपके यहीं पे पूरे होते हैं। स्वर और व्यंजन दोनों पूर्ण रूप से तैयार हो गए हैं। इन चीज़ों को, इन सभी चीज़ों को आप अच्छी तरह से याद करेंगे, और किसी प्रकार से कोई त्रुटि रह गई हो तो आप कमेंट्स कीजिए, अच्छा लगे तो भी कमेंट्स कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।